जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि उसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जैसे कि हवा से सघन माध्यम यानी कि हवा से कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या फिर अभिलंब से दूर मुड़ती है। यानी कि जैसे ही प्रकाश की किरणें हैं वह हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर अभिलंब से दूर चला जाता है, हमें यह बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, यानी कि कौन सा माध्यम है वह ज्यादा सघन है। इसका उत्तर लिखेंगे कि माध्यम 1 है वह सघन माध्यम होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न है कि वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश का जो चाल होता है वह होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर। 5 नंबर प्रश्न है कि स्नेल का नियम क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपवर्तनांक की परिभाषा दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। प्रश्न है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है तो वह सघन माध्यम है या फिर विरल माध्यम होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सघन माध्यम का। प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि पानी का जो अपवर्तनांक है वह 1.33 होता है, तो इस कथन का यानी कि जो यह कहा गया है इसका अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल की 1/1.33 अथवा यानी कि 3/4 गुना होता है। प्रश्न है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और उनके दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 चित्र बनाए गए हैं क ख ग इस प्रकार से। तो यहाँ पे चित्र क में प्रश्न पूछ रहा है कि इस चित्र में 1, 2 और 3 में से कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 ये 3 प्रकार की किरणें यहाँ से गई है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी किरणें हैं जो कि निर्गत किरण नहीं होगी। इसका उत्तर लिखेंगे कि चिन्ह 1 और 2 है वह निर्गत किरण नहीं होगा और जो 3 वाला था वह निर्गत किरण होगा। अब इसका ख नंबर में प्रश्न है कि आई का मान कितना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि चित्र ख ये रहा और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 डिग्री इसका मान दिया गया है और कोण आई यानी कि हमें यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो लिखेंगे कि उसका आई का जो मान होगा वह 60 डिग्री होगा, चूंकि एकांतर कोण के कारण।
इसका ग का प्रश्न है कि ग में सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाले किरण का पथ दर्शाएं। आप लोग यहाँ पे चित्र ग में देख सकते हैं कि यहाँ से ये किरणें आ रही है और ये एक कांच का सिल्ली यानी कि बर्फ या पट्टी बोल सकते हैं, तो ये है। तो इससे होकर किरणें किस दिशा में जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका चित्र है वो इस प्रकार से पड़ेगा, यानी कि किरणें हैं यदि बर्फ के बीच में पड़ती है तो वह बिना मुड़े यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का अपवर्तन नहीं होता है, वह सीधे निकल जाती है। तो इस प्रकार से ही उसका किरण आरेख बनेगा। प्रश्न है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। प्रश्न है कि लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रश्न है कि पतला लेंस क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पतला लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिससे होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, यानी कि पतला लेंस से यदि हम किसी भी किरण को उससे गुजारेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का यानी कि कोई भी परिवर्तन या फिर अपवर्तन नहीं होता है, वह बिना मुड़े हुए सीधा निकल जाती है। प्रश्न है कि प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, f1 और f2 होता है। लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, यानी कि f2 को ही लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उत्तल लेंस के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे कि जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के आकार का और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि वस्तु को हम लोग 2f1 पर ही रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार का बराबर का बनेगा। प्रश्न है कि फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस की। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तल लेंस का धनात्मक होता है और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक। इसका उत्तर लिखेंगे कि अधिक होती है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो आप लोग समझिए कि यदि कोई बहुत ही बड़ा डंटा है या फिर मान लीजिए कि ये इतना मोटा कागज है और इससे यदि हम लोग प्रकाश की किरणों को भेज रहे हैं यानी कि इसके आर पार कर रहे हैं तो ये कम मात्रा में जा रहा है। और यदि हम लोग इससे एकदम पतला एकदम महीन प्रकार का एक कोई कागज ले लें और उससे यदि किरणों को भेजें तो क्या होगा कि उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में किरणें आर पार हो जाएगी। तो यही होता है इसमें भी। प्रश्न है कि किस लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं एवं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर यानी कि अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब f2 यानी कि मुख्य फोकस पर बनेगा, और यदि वस्तु f2 पर हो यानी कि मुख्य फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तल लेंस, इसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है।
इसका उत्तर लिखेंगे कि वह अवतल लेंस होगा। प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब वस्तु लेंस तथा FO1 के बीच में रखा हुआ हो। किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी कि कोई वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब है वह अनंत पर बनेगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वस्तु को हम लोग F2 पर रखेंगे, यानी कि मुख्य फोकस पर ही रखेंगे, तब उसका प्रतिबिंब है वह अनंत पर बनेगा। यह हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। दैनिक जीवन में लेंसों के दो साधारण उपयोग बताएं, यानी कि दैनिक जीवन में हम लोग डेली के उपयोग में लेंस का उपयोग कैसे करते हैं वो हमें बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरबीन आदि में आवर्धन बढ़ाने के लिए ही इसका उपयोग करते हैं लेंस का। और दूसरा लिखेंगे कि चश्मे में दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक है या फिर आभासी। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही केवल पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, न कि आभासी प्रतिबिंब को। प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच में। प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ उसकी दोगुनी फोकस दूरी यानी कि 2f2 पर ही बनेगा। अगला प्रश्न है कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी f है वह माइनस में 10 सेंटीमीटर है, यह उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस। तो आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि यदि फोकस दूरी है वह माइनस में होता है तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि फोकस दूरी यदि प्लस में होता है यानी कि धनात्मक तो वह उत्तल लेंस होगा। प्रश्न है कि लेंस से किसी वस्तु की दूरी यानी कि U, प्रतिबिंब की दूरी भी और लेंस की फोकस दूरी f, इन तीनों में क्या संबंध है। तो ये देखिए यहाँ पे इन तीनों में संबंध कि O1 y f बराबर 1/v माइनस O1 बटा U। यहाँ पे लेंस रहता है तो यहाँ पे यह जो फॉर्मूला बनता है वह माइनस में हो जाता है, और यदि यही दर्पण में होता तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है तो इसके बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता। तो यही दोनों अंतर होता है दर्पण और लेंस में, आप लोग समझ भी गए होंगे। 30 नंबर प्रश्न है कि किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी यानी कि U है वह प्रतिबिंब की दूरी भी और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन जो m होता है वह इन तीनों से किस प्रकार से संबंधित है। तो आप लोग देखेंगे तो ये रहा इन तीनों में संबंध, यानी कि तो m यानी कि आवर्धन बराबर हो गया कि प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बटा U, तो v का जो मान होता है वह प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, यही होता है। अगला प्रश्न है कि किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा इसमें संबंध, तो यानी कि P यानी कि पावर इक्वल टू 1/f यानी कि फोकस दूरी, तो यही संबंध होता है। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक m के पावर -1 होता है, जिसे कि डायोप्टर में नापा जाता है यानी कि मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में 1.5 डायोप्टर है, लेंस उत्तल है या फिर अवतल। तो आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि यदि प्लस में होता है तो वह उत्तल लेंस होता है, और यदि माइनस में होता है तो वह अवतल लेंस होता है।
प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी वस्तु का यानी कि प्रतिबिंब है वह उसको पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा, यानी कि प्रतिबिंब तो पूरा बन जाएगा लेकिन उस प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, यानी कि वह जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें लाइट की मात्रा कम रहेगी। 35 नंबर प्रश्न है कि लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि लेंस प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बनाते हैं। प्रश्न है कि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। प्रश्न है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो आप लोग देखेंगे कि लेंस है वह अवतल लेंस दिया गया था, यानी कि फोकस दूरी होगा वह माइनस में होता है, तो इसका जो फोकस दूरी होगा वह माइनस में 2 मीटर हो जाएगा। और तो चूंकि हम लोगों को पता है कि क्षमता निकालने के लिए इसका फॉर्मूला जो यूज करते हैं वह लगता है P बराबर 1/f, यानी कि P का मान वैसे ही रहने देंगे P और इक्वल टू 1 की जगह पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 था f का मान तो यहाँ पे -2 कर देंगे और जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस में 0.5 डायोप्टर। आप लोग इसे समझ गए होंगे। और यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रश्न है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो आप लोग देखेंगे कि इस प्रश्न में उत्तल लेंस है, यानी कि इसका जो फोकस दूरी होगा वह प्लस में होगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि f इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि प्लस में होगा 2 मीटर। तो यहाँ पे इसका जो क्षमता निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे कि P इक्वल टू 1/f, यहाँ पे P को वैसे ही रहने देंगे और 1 को 1 लिखेंगे और बटा में f का मान यहाँ पे देखिए तो 2 है तो इसको 2 लिखेंगे और जब इसको इसमें भाग देंगे या फिर बोल सकते हैं कि इसको कट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। इसका आंसर है वह प्लस में आएगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता 5 प्लस में डायोप्टर है, यानी कि क्षमता है वह प्लस में दिया गया है 5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो आप लोगों को हम पहले भी बताए थे कि यदि प्लस में रहता है तो वह उत्तल लेंस होगा और यदि माइनस में रहता है तो वह अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पे प्लस में दिया गया था तो इसीलिए यह हो जाएगा उत्तल लेंस। तो आप लोग यहाँ तक इसका उत्तर लिख लेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।